हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो हम आपके लिए आज लाए नया टॉपिक थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब पूंजी संरचना के सिद्धांत। तो देखिए, आज का टॉपिक है, लेसन है थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। इसे हिंदी में बोलते हैं पूंजी संरचना के सिद्धांत। तो जैसा कि आप सभी को पता है भाई, कैपिटल मतलब पूंजी का मतलब होता है एक कंपनी की तरल मतलब कैश। ये उस कंपनी में कितनी कैपिटल है, कितना तरल है, मतलब हम बोल सकते हैं कि उस कंपनी में कितना कैश है। तो फिर बात आती है संरचना की। फिर संरचना की बात आती है तो हम संरचना के कुछ बेसिक शब्द होते हैं, जैसे कि ढांचा, बनावट। तो संरचना में हम ले सकते हैं भाई ये पूंजी किस प्रकार से आती है, कैसे बनाई जाती है। तो एक कंपनी में उसकी पूंजी होती है शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंशियल कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस और उसके डिबेंचर्स। तो हम पूंजी संरचना के अंदर शामिल करते हैं। तो हम बोल सकते हैं भाई पूंजी संरचना के अंतर्गत शामिल किया जाता है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स और रिजर्व एंड सरप्लस। ये वो मदे है जो पूंजी संरचना के अंतर्गत शामिल की जाती है। तो इसका थ्योरेटिकल पोर्शन इतना नहीं है, तो हम सीधे चलेंगे इसके सिद्धांतों के ऊपर। इसके 4 सिद्धांत होते हैं। तो देखिए, हम आते हैं सीधा सिद्धांतों के ऊपर। सिद्धांत, तो इसका पहला होगा शुद्ध आय सिद्धांत। इसे हिंदी में बोलते हैं थ्योरी ऑफ नेट इनकम। थ्योरी ऑफ नेट इनकम। फिर दूसरा होता है शुद्ध परिचालन आय सिद्धांत। शुद्ध परिचालन आय सिद्धांत। थ्योरी ऑफ नेट ऑपरेटिंग इनकम। फिर थर्ड आता है मोदी, गिलानी एंड मिलर सिद्धांत। मोदी, गिलानी व मिलर सिद्धांत। थ्योरी ऑफ, इसे थ्योरी ऑफ एमएम भी बोला जाता है। थ्योरी ऑफ मिलर एंड मोदी गिलानी सिद्धांत। फिर फोर्थ आता है परंपरागत सिद्धांत। ट्रेडिशनल अप्रोच। ये है 4 सिद्धांत जो कि शामिल किए जाते हैं पूंजी संरचना के सिद्धांतों में। तो हम सीधा फर्स्ट पे चलेंगे, थ्योरी ऑफ नेट इनकम। थ्योरी ऑफ नेट इनकम। ये सिद्धांत बोलता है या बताता है कि अगर कंपनी की कैपिटल है, कंपनी की कैपिटल मतलब कंपनी की पूंजी में चेंज किया जाता है भाई। कंपनी कैपिटल में कंपनी कैपिटल चेंज, कंपनी मतलब बोल सकते हैं हम कंपनी कैपिटल में चेंज किया जाता है। तो
कंपनी की वैल्यू एंड कॉस्ट में भी परिवर्तन होता है। कंपनी की वैल्यू व कॉस्ट में भी परिवर्तन मतलब चेंज होता है। ये सिद्धांत जैसे मैंने आपको बताया, ये सिद्धांत बताता है कि कंपनी की पूंजी में परिवर्तन किया जाता है तो कंपनी की वैल्यू एंड कॉस्ट में भी परिवर्तन हो जाता है, मतलब यह होता है। तो देखिए कंपनी की वैल्यू और कॉस्ट में परिवर्तन कितना हुआ है पिछले साल के बजाय इस साल में। तो हमें सर्वप्रथम कंपनी की वैल्यू व कॉस्ट को कैलकुलेट करना पड़ता है, जिसके कुछ फॉर्मूलाज है। तो देखिए वैल्यू ज्ञात की जाती है, इसमें आता है वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, वैल्यू इक्विटी शेयर, उसमें अपन ऐड करते हैं वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स, वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो हमारे पास आ जाएगी कंपनी की वैल्यू। क्वेश्चन में हमारे को कई बार वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर नहीं दे रखा होता है, वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स दे रखा होता है। तो देखिए वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैसे कैलकुलेट की जाती है। इक्विटी शेयर देखिए, अगर EBIT में से इंटरेस्ट माइनस कर दे, और डिवाइड कर दे KE का, तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। KE मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, ये हमारे पास आ गई वैल्यू। फिर बात आती है कॉस्ट की। तो कॉस्ट का मात्रक इसमें दिया गया है KO को, मतलब कॉस्ट ऑफ ओवरऑल, इसको कैलकुलेट किया जाता है EBIT डिवाइडेशन वैल्यू मल्टीप्लाई 100। कॉस्ट ऑफ ओवरऑल को कैलकुलेट किया जाएगा EBIT में अगर वैल्यू को डिवाइड कर दे और मल्टीप्लाई कर दे 100 से, तो हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ ओवरऑल। तो ये देखिए EBIT कैसे आएगा, जैसे कि सेल्स आती है, सेल्स के अंदर से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो आएगा कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो अपने पास आएगा EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो कि इधर आ जाएगा EBIT। फिर हमारा दूसरा सिद्धांत आता है शुद्ध परिचालन आय सिद्धांत, नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी। ये सिद्धांत बताता है कि अगर आप कंपनी कैपिटल में चेंज करते हो तो कंपनी की वैल्यू व कॉस्ट में चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। तो ये सिद्धांत बताता है कि आप कंपनी के कैपिटल में चेंज करते हो तो कंपनी की वैल्यू एंड कॉस्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन नहीं होगा तो वैल्यू एंड कॉस्ट को कैलकुलेट करनी पड़ेगी। उस सिद्धांत में भी ये फॉर्मूलाज काम में आते हैं, लेकिन उस सिद्धांत में कई बार आपको दे दिया होता है, भाई आपको दे दी वैल्यू दे दी और वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स दे दिया, आपको कैलकुलेट करने के लिए दे दिया वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, ये आपको कैलकुलेट करने के लिए दे देगा। आपने वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैलकुलेट कर लिया, क्वेश्चन में पूछेगा भाई KE ज्ञात कीजिए, मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर ज्ञात कीजिए। तो आपको वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, फिर यहाँ पर मान मतलब इनकी वैल्यू रख देंगे, जो KE है पक्षांतर से इधर आ जाएगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर डिवाइडेड में आ जाएगी, तो अपने पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर। फिर आता है जैसे कि आपको KO दे दिया,
फिर EBIT क्या करना हो या वैल्यू के लिए पूछा होगा आपको, वैल्यू के लिए बताया होगा भाई वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, तो KO इधर आ जाएगा, वैल्यू इधर आ जाएगी, KO EBIT की डिवाइडेशन में आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई 100 करने से अपने पास आ जाएगी वैल्यू। वही है इसके अंदर फॉर्मूलाज ये लगेंगे, लेकिन आपको कहीं मदद नहीं दे रखी होगी, क्योंकि यहाँ से पक्षांतरण करने पर या कुछ एडजस्टमेंट करने पर आपको कैलकुलेट करना होगा। तो फिर तीसरे पे चलते हैं, थ्योरी ऑफ MM, थ्योरी ऑफ MM, मोदी के लिए यानी मिलर का सिद्धांत। ये दो व्यक्ति होते हैं जिन्होंने ये सिद्धांत दिया है। इनके अनुसार ये सिद्धांत बताता है कि कंपनी दो प्रकार की होती है। इन्होंने बताया कंपनी दो प्रकार की होती है। फर्स्ट है लीवरेज कंपनी, और सेकंड है अनलीवरेज कंपनी। इन्होंने बताया कि लीवरेज कंपनी कौन सी होती है और अनलीवरेज कंपनी कौन सी होती है। इन्होंने बताया भाई जिस कंपनी में डिबेंचर या लोन होते हैं, डिबेंचर्स या लोन होते हैं, वह होती है लीवरेज कंपनी, और जिन कंपनी में डिबेंचर से लोन नहीं होते वो होती है अनलीवरेज कंपनी। जैसा कि मैंने आपको बताया लीवरेज कंपनी और अनलीवरेज कंपनी, मतलब लीवरेज कंपनी वह कंपनी जिसमें डिबेंचर से लोन होते हैं, और अनलीवरेज कंपनी वह जिसमें डिबेंचर से लोन नहीं होते। फिर उन्होंने इनकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कुछ फॉर्मूलाज दिए हैं। तो इन्होंने फर्स्ट पे किया है वैल्यू ऑफ अनलीवरेज कंपनी, वैल्यू ऑफ अनलीवरेज कंपनी। जैसा कि इन्होंने बताया कि पहले लीवरेज कंपनी को कैलकुलेट करके पहले अनलीवरेज कंपनी को कैलकुलेट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कोष्टक 1 माइनस टैक्स रेट। आपको टैक्स रेट क्वेश्चन में दे रखी होगी, डिवाइडेशन KE मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी। फिर आता है दूसरे नंबर पे वैल्यू ऑफ लीवरेज कंपनी, इसका फॉर्मूला होता है भाई पहले वैल्यू अनलीवरेज कंपनी निकाली वो इधर रख दो, वैल्यू ऑफ अनलीवरेज कंपनी प्लस डिवेंचर्स मल्टीप्लाई टैक्स रेट। आपको क्वेश्चन में ये सभी चीज़ें दे रखी होगी, आपको ओनली ऑन फॉर्मूलाज में वो वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। फिर आता है फोर्थ पे ट्रेडिशनल अप्रोच। ये सिद्धांत बताता है यदि कंपनी अपनी लिमिट में रहकर, भाई कंपनी अपनी लिमिट में रहकर डिबेंचर्स का उपयोग करती है, डिबेंचर्स या ऋण पत्र का उपयोग करती है, तो कंपनी की वैल्यू ग्रो करेगी और कॉस्ट कम हो जाएगी। जैसे कि मानो एक कोई भी कंपनी है जिसकी लिमिट है 5 लाख रुपीज़, 5 लाख या 5 लाख रुपए, वह 5 लाख के डिबेंचर्स इशू करती है या 5 लाख के डिबेंचर्स ऋण पत्रों का उपयोग करती है। तो इस सिद्धांत के अनुसार कंपनी की वैल्यू बढ़ती है और कॉस्ट घटती है। और इसने ये बताया कि अगर लिमिट क्रॉस करते हैं, तो कंपनी की
कंपनी की वैल्यू गिरती है वह कॉस्ट ग्रो करती है। लिमिट क्रॉस करने पर कंपनी की वैल्यू घटेगी और कॉस्ट बढ़ेगी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कंपनी की लिमिट है 5 लाख रुपीज़, तो वह 5 लाख के ऋण पत्र उपयोग करती है, तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, कॉस्ट घटेगी। उसके पास 5 लाख के ऋण पत्र है, लेकिन वो 5 से ज़्यादा मतलब 7 से 8 लाख रुपए के ऋण पत्र निर्गमित करती है मार्केट के अंदर या उपयोग करती है ऋण पत्रों का, तो उसकी वैल्यू कंपनी की घटेगी, वह कॉस्ट बढ़ेगी। तो ये थे 4 सिद्धांत पूंजी संरचना के, जो कि मैंने आपको बताया। बहुत ईजी है, थ्योरेटिकल पोर्शन कुछ ही नहीं आता है, इनमें खाली फॉर्मूलाज चलते हैं। वो आपको किसमें वैल्यू दे रखी होगी, आपको फॉर्मूलाज के अंदर पुट करना होगा और आपका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे जाकर क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।